अब हम देखेंगे राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण। इन्हें हम राजनीतिक समाजीकरण के साधन या कारक भी कह सकते हैं, एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पहला पॉइंट है परिवार, फैमिली। परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। परिवार को परंपरागत रूप में नागरिकता की प्रथम पाठशाला, द फर्स्ट स्कूल ऑफ सिटीजनशिप भी कहा जाता रहा है। परिवार बच्चे के जीवन का पहला समूह है जिसमें बच्चे का विकास प्रारंभ होता है। परिवार का महत्व इस कारण भी है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यही समय सीखने के लिए सबसे अधिक अनुकूल होता है। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता की सत्ता के संपर्क में आता है और यहीं से उसका सत्ता के प्रति दृष्टिकोण निर्धारित होता है। आदेशों का पालन करना या उनका विरोध करना, श्रद्धा की भावना रखना या व्यवस्था के प्रति उदासीन रहना, यहीं पर बच्चा सीखता है। जैसे परिवार में सामूहिक निर्णय लिया जाता है या परिवार का मुखिया अकेला ही यदि कोई निर्णय लेता है और निर्णयों को किस प्रकार लागू किया जाता है, इन सभी बातों का बच्चे के मस्तिष्क पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। तो राजनीतिक समाजीकरण का के अभिकरण का पहला पॉइंट है परिवार। इस तरह से हम देखते हैं कि परिवार बच्चे को सत्ता, अनुशासन और आज्ञा पालन सिखाता है और राजनीतिक विचार को विकसित करता है। कटलर तथा स्टोक्स के शब्दों में परिवार को बच्चे के लिए बाहर की दुनिया पर खुलने वाली पहली खिड़की कहना चाहिए। यह बच्चे का सत्ता के साथ पहला संपर्क है। सेकंड पॉइंट है शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्कूल और शिक्षण संस्थाएं राजनीतिक समाजीकरण को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण अभिकरण है। परिवार से निकलकर बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है और स्कूल तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं प्रकट रूप में या अप्रगट रूप में, दोनों ही रूप में राजनीतिक समाजीकरण का कार्य करती हैं। आमंड एवं वर्बा यह विश्वास करते हैं कि जितनी अधिक एक व्यक्ति की शिक्षा होगी उतना ही अधिक उसे राजनीतिक ज्ञान होगा और राजनीतिक वह सरकारी प्रक्रिया को वह समझ पाएगा, राजनीति में वह सक्रिय होगा। शिक्षा का माध्यम, स्कूल में बैठने की व्यवस्था, स्कूल के संगी साथी, स्कूल की अनुशासन व्यवस्था और इसके साथ ही विषय एवं विषय अध्यापक, इन सब का भी बालक पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि स्कूलों के पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इतिहास और नागरिक शास्त्र, इन विषयों को पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों में, विद्यार्थियों में देश के प्रति निष्ठा और कानूनों के पालन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इन विषयों का पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को इसकी शिक्षा प्रदान की जाती है। उच्च शिक्षण संस्थाएं भी व्यक्ति में राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती हैं और राजनीतिक समाजीकरण की दिशा में सहायता देती हैं। तीसरा पॉइंट है व्यावसायिक समुदाय, प्रोफेशनल ग्रुप्स। आजकल प्रत्येक व्यापार व्यवसाय के सदस्य अपने हितों की रक्षा के लिए यूनियन या संगठन बना लेते हैं और इसके द्वारा भी व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होता है। जैसे मजदूर संघ, कृषक संघ, सरकारी कर्मचारियों के संगठन, उद्योग मंडल आदि। ये समूह समान हितों पर आधारित होते हैं, सलाह मशविरा करके कार्य करते हैं और इस कारण राजनीतिक समाजीकरण में इन व्यावसायिक संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान, विशेष योगदान होता है। चौथा पॉइंट है मताधिकार, फ्रेंचाइज। आम नागरिक चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों, विचारों और कार्यक्रमों को सुनते हैं, समझते हैं और मतदान से पूर्व राजनीतिक दलों की गतिविधियों को भी ध्यान से देखते हैं और सही दल को सत्ता में लाना चाहते हैं। इस तरह से चुनाव के समय भी व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होता है। पांचवा पॉइंट है संचार के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र और अन्य माध्यमों से भी व्यक्तियों को दूसरों के विचार सुनने एवं देखने को मिलते हैं, जिससे व्यक्ति अपना मत निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों को भी प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में सक्रिय देखा जाता है। जैसे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों को एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है, इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल लोगों को ऐसे ढंग से समाजीकरण करता है कि व्यक्ति उस दल के अनुरूप ही राजनीतिक विचारों को अपना ले। चुनाव के समय तो राजनीतिक दल अपने इस कार्य में जी जान से जुट जाते हैं। राजनीतिक दलों के कारण ही सारा वातावरण राजनीतिमय हो जाता है और राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया
अपने आप ही चुनाव के दौरान प्रारंभ हो जाती है। राजनीतिक दल कभी तो विद्यमान राजनीतिक संस्कृति को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं और कभी-कभी वे संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का भी प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में तीव्र परिवर्तनों की स्थिति में राजनीतिक दलों की राजनीतिक समाजीकरण की भूमिका जो रहती है वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल यह कार्य बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं जब वे सुसंगठित हों, उनका राजनीतिक और आर्थिक आधार हो और उनका नेतृत्व विशेष परिस्थितियों में दलीय हितों से ऊपर उठ सके। वे दलीय हितों से ऊपर उठ करके कार्य कर सकें। अधिनायकवादी और सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं के अंतर्गत खुले रूप में तो केवल शासक दल को ही कार्य करने की अनुमति होती है। इसमें राजनीतिक दल को अन्य राजनीतिक दलों के साथ कोई भी प्रतियोगिता नहीं करनी होती है, लेकिन ये शासन के साथ जुड़कर अनेक कार्यों को संपन्न करते हैं, जैसे जनता और शासन के बीच संबंध स्थापित करना, राजनीतिक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना, विभिन्न समुदायों में एकता स्थापित करना और राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, समाजीकरण के एजेंट के रूप में सकारात्मक कार्य करना, अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभाना। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, सरकार की कार्यप्रणाली, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की कार्यप्रणाली जनता को राजनीतिक समाजीकरण सिखाती है। यदि सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां, कार्यक्रम या योजनाएं लोगों को राहत देती हैं, लोगों को सुरक्षा देती हैं, तो राजनीतिक प्रणाली में स्थायित्व आता है, और नहीं तो फिर अन्यथा जनता राजनीतिक प्रणाली का विरोध करती है। प्रत्येक व्यक्ति हम देखते हैं कि कम मात्रा में या अधिक मात्रा में शासन के राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, और यह प्रत्यक्ष संपर्क ही उसके राजनीतिक समाजीकरण को दिशा प्रदान करता है। 8वां पॉइंट है साहित्य, लिटरेचर। राजनीतिक समाजीकरण को विकसित करने में साहित्य का भी योगदान बहुत अधिक है। गांधी जी के विचारों पर श्रीमद् भगवद गीता का प्रभाव पड़ा, और इसके अलावा भारतीय क्रांतिकारियों की विचारधाराओं पर भी विभिन्न साहित्यों का और समाजवादी साहित्य का भी प्रभाव पड़ा है। अगला पॉइंट है धर्म, रिलीजन। प्राचीन काल में धर्म का बहुत अधिक प्रभाव राजनीतिक प्रणाली और जनता पर पड़ता था। अनेक धर्म प्रधान राज्यों में धर्म, सत्ता, कानून, आज्ञा पालन आदि का आदर्श विभिन्न धर्म प्रधान राज्य करते हैं। धार्मिक संस्थाएं भी व्यक्ति के विकास में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। हम देखते हैं कि बच्चा बड़े होने पर दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है, और इस तरह से संपर्क में आकर के या दूसरे व्यक्तियों के द्वारा अति मानववादी सत्ता, सुपर ह्यूमन अथॉरिटी से परिचित होता है। धर्म व्यक्ति को उसी सत्ता में विश्वास करना सिखाता है। धर्म व्यक्ति में अनेक ऐसे गुणों का विकास करता है जिन्हें व्यक्ति अन्य कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकता। 10वां पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था से सीधा संपर्क, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ पॉलिटिकल सिस्टम। यदि नागरिक का राजनीतिक व्यवस्था से सीधा संपर्क होता है तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। जैसे किसी सरकारी पद पर कार्य करना, या फिर कभी जेल की यात्रा करना, या आंदोलन करना, और आंदोलन आदि के आधार पर राजनीतिक समाजीकरण के पक्ष या विपक्ष का समर्थन करना। तो ये है राजनीतिक समाजीकरण के विभिन्न अभिकरण। अब हम देखेंगे राजनीतिक समाजीकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। रॉबर्ट डहल लिखते हैं कि राजनीति आज मानवीय अस्तित्व का अपरिहार्य तत्व बन चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था से अवश्य ही संबद्ध होता है। आज मनुष्य एक सामाजिक प्राणी ही नहीं है, इससे आगे बढ़कर वह एक राजनीतिक प्राणी भी बन गया है। राजनीति आज हमारे लिए बहुत गहरे आकर्षण की वस्तु बन गई है, और आज के सामूहिक जीवन का, आज के सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यवहार है। यह वस्तुतः राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति को राजनीति से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके हम देखेंगे राजनीतिक समाजीकरण के महत्व के पॉइंट्स। पहला पॉइंट है राजनीतिक संस्कृति का संचरण संभव, एंश्योर्स द ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। राजनीतिक समाजीकरण से राजनीतिक संस्कृति का विकास, उनके मूल्यों, उनके विश्वासों, उनकी आस्थाओं, इन सब की हमको जानकारी होती है, इन सब का ज्ञान होता है, और इस तरह से राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को संचारित की जाती है।
सेकंड पॉइंट है राजनीतिक प्रणाली में स्थायित्व तथा परिवर्तन, स्टेबिलिटी एंड चेंज इन द पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से ही राजनीतिक प्रणाली में स्थायित्व आता है, क्योंकि जनता राजनीतिक प्रणाली के प्रति ही अपनी आस्था बनाती है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक प्रणालियों में भी परिवर्तन होता रहता है। थर्ड पॉइंट है सचेत नागरिकता पैदा करना, क्रिएशन ऑफ एनलाइटेंड सिटीजनशिप। राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति में सचेत नागरिकता पैदा करता है। राजनीतिक प्रणाली की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि प्रणाली के राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट हो और उन उद्देश्यों के प्रति लोगों को पूरा ज्ञान हो, लोगों को पूरी सहमति हो, लोगों में राजनीतिक विचारों, राजनीतिक विश्वासों, राजनीतिक मूल्यों, राजनीतिक दृष्टिकोण आदि को विकसित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और यह कार्य राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही किया जाता है। रॉबर्ट सीगल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षण देना है जिससे वे राजनीतिक समाज के अच्छे क्रियाशील सदस्य बन सकें। पॉइंट है अगला, राजनीतिक प्रणाली को वैधता प्रदान करना, प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू द पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति में राजनीतिक प्रणाली के प्रति राजनीतिक विश्वासों, मूल्यों, आस्थाओं, इन सब के माध्यम से लगाव पैदा करके, लगाव उत्पन्न करके वैधता प्रदान करता है। राजनीतिक समाजीकरण के महत्व का पांचवा पॉइंट है राजनीतिक समाजीकरण का आधुनिक युग में विशेष महत्व है, स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इन मॉडर्न टाइम्स। आधुनिक वैज्ञानिक युग में मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नित नए परिवर्तन हो रहे हैं। इसके कारण मनुष्यों की विचारधारा में भी परिवर्तन आ रहा है। अब हम देखते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना प्रस्फुटित हो रही है। ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन राजनीतिक प्रणालियों और राजनीतिक विचारधाराओं पर भी प्रभाव डालते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन पर्यंत, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण आज की परिस्थितियों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इसके महत्व को सभी पक्षों के द्वारा स्वीकार किया गया है। इसी कारण प्रत्येक शासक वर्ग और सत्तारूढ़ होने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक वर्ग राजनीतिक समाजीकरण के जो भी अभिकरण हैं, जो भी इसके कारक हैं, उनके साथ जोड़ तोड़ बिठाने का, उनके साथ भरसक प्रयास करता है कि वे राजनीतिक समाजीकरण के साथ जुड़ सकें। शिक्षण संस्थाओं में अपने अनुकूल पाठ्यक्रम रखे जाते हैं। प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकों के साथ मिलकर व्यक्तिगत समीकरण स्थापित किए जाते हैं और दूरदर्शन आदि के माध्यम से छवि निर्माण या इमेज बिल्डिंग की चेष्टा की जाती है, प्रयास किया जाता है। सच्चा राजनेता वह है जो प्रेस सम्मेलन में भी जो भी जिस तरह की भी बातें आए, आंधी तूफान आए, जो भी विचार आए, उनमें अविचलित रहे और सभी पक्षों को संतुष्ट कर सके। राजनीतिक अध्ययन और राजनीतिक जीवन में राजनीतिक समाजीकरण का महत्व है और आगे आने वाले समय में राजनीतिक समाजीकरण के महत्व में और अधिक वृद्धि होगी। इस तरह से राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है और यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। धन्यवाद।